आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको ये बताऊंगा कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित विचार को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ये कि राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदों को हम सम्मिलित करते हैं। दूसरा, ऐसी कौन कौन सी मदें हैं जिनको राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि दोनों ही दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रीय आय की गणना या अनुमान में हम गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय आय की गणना में हम किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। तो जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्रीय आय की गणना में हम केवल उस वित्तीय वर्ष में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को ही सम्मिलित करेंगे। उस वित्तीय वर्ष के बाहर अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो उसको हम राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करेंगे। दूसरा, ये ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रीय आय की गणना में हम केवल आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित करते हैं, अनार्थिक क्रियाओं को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो समाज में व्यक्ति धनोपार्जन के उद्देश्य से करता है, यानी उनके पीछे पैसा कमाना उद्देश्य होता है। जबकि अनार्थिक क्रियाएं वो कहलाती हैं जो केवल एक सेवा भाव से संपादित की जाती हैं। उनके पीछे व्यक्ति का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। जैसे एक किसान खेती करता है तो हम उसे आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित करेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने किचन गार्डन में सब्जियां लगा रहा है तो उन सब्जियों को हम राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ उद्देश्य अनार्थिक हो जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी सब्जी जो है किचन गार्डन में लगाई हुई सब्जियों को मार्केट तक बेचने के लिए नहीं ले जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में हम केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को ही सम्मिलित करते हैं। यानी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से मतलब ये है कि उस वित्तीय वर्ष में ऐसी सेवाएं जो या वस्तुएं जो और किसी वस्तु के उत्पादन में इनपुट के रूप में सम्मिलित नहीं हुई हैं, उनको हम अंतिम वस्तु कहते हैं। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु, इनके निर्धारण के लिए आपको कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। यहाँ आपको उस वस्तु के संदर्भ में ये देखना होगा कि क्या वो वस्तु उस वर्ष विशेष में किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में इनपुट के रूप में प्रयुक्त हुई है तो वो मध्यवर्ती वस्तु मानी जाएगी, अन्यथा वो अंतिम वस्तु मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी वस्तु को उसकी प्रकृति के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो मध्यवर्ती है या अंतिम है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट कर दूं कि माना कि एक कार के टायर बनाने वाली कंपनी है, उसने एक वित्तीय वर्ष में 50,000 टायर बनाए और उनमें से 40,000 टायर कारों के उत्पादन में लग गए, यानी इनपुट के रूप में, किंतु 10,000 टायर उस फैक्ट्री के पास रखे हुए हैं जो किसी कार में उपयुक्त नहीं हुए। तो यहाँ 50,000 में से 40,000 तो हम अंतिम वस्तु मानेंगे
वो मध्यवर्ती वस्तु मानेंगे 40,000 टायरों को, क्योंकि वो दूसरी कारों में लग चुके हैं, उनकी कीमत कार की कीमत में सम्मिलित हो गई है। लेकिन 10,000 टायर जो फैक्ट्री के पास अभी तक रखे हुए हैं, उनको हम अंतिम वस्तु की गणना में मानेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तु के रूप में उनका मूल्य सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि एक ही वस्तु की कुछ मात्रा अंतिम वस्तु हो सकती है तो कुछ मात्रा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। इसके निर्धारण के लिए हमें ये देखना होता है कि उस वस्तु का कितना भाग दूसरी वस्तु के उत्पादन में अंतरिम वस्तु के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसको हम इनपुट कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। तो उसको हम मध्यवर्ती वस्तु मान लेते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। जबकि ऐसा माल जो पड़ा हुआ है, किसी भी वस्तु के उत्पादन में इनपुट के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, वो अंतिम वस्तु माना जाकर राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है।